नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। आज हम बात करने वाले हैं ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की। अगर किसी का दांत टूट जाए, उससे चेहरा बिगड़ जाए, जबड़े में चोट आ जाए, या अक्सर आपको चेहरे पर कुछ ऐसे स्कार्स या ऐसी डिफॉर्मिटीज़ आ जाएं जिससे आपका चेहरा ख़राब लगे, तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस की कमी के साथ साथ दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। पहले शायद प्लास्टिक सर्जन का ही हम केवल इसमें रुक किया करते थे या ओरल डेंटिस्ट के पास जाया करते थे, लेकिन अब इनके लिए एक्सपर्ट आपके आसपास मौजूद हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दशकों से आपको सेवाएं दे रहे हैं। ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन अब आपकी मदद के लिए तत्पर हैं। आखिर ये मैक्सिलोफेशियल सर्जरी क्या होती है, कब की जाती है, कहाँ इसकी आवश्यकता है, कहाँ कहाँ हम इससे अपने चेहरे को खूबसूरत मुस्कुराता हुआ बना सकते हैं, इन सब पर आज हम बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ गुरु की। तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के ऊपर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए, हमारी शंकाओं का समाधान देने के लिए आज एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं, जो इस पर दशकों से काम कर रहे हैं, सफल डॉक्टर हैं। डॉक्टर राधेश्याम चौरसिया जी, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल रायपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ये अपने आप में एक नई टर्म सुनने को मिल रही है, हालांकि हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए थोड़ी सी नई है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ये क्या है और इससे हम क्या करेक्ट करते हैं? मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जैसा हम जानते हैं, चेहरे की कोई भी विकृति जो होती है वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन के अंतर्गत आती हैं जी। इसमें नीचे के जबड़े जो जिसको हम मैंडिबल बोलते हैं, उसके ऊपर वाली हिस्से को हम मैक्सिला बोलते हैं, फिर नाक, जो नाक वाली पार्ट रहती है, इन सब चीज़ें प्लस चेहरे की कोई भी सॉफ्ट टिश्यू या बोनी इंजरी जो भी रहती है उसको ठीक करने की जो विभाग है वो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आम लोगों के लिए एक नई ब्रांच है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन अब लोग इसके बारे में जानने लगे हैं कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है क्या। बेसिकली हम डेंटिस्ट्री के बाद 3 साल गहन अध्ययन करने के बाद मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की जो डिग्री हासिल करते हैं, उसमें हम चेहरे से रिलेटेड हर बीमारियों का सफल इलाज करना है, वह हमें सिखाया जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत समय तक हम केवल ये माना करते थे कि अगर कटे फटे होंठ हैं, तालू हैं, या चेहरे में किसी स्कार की ऐसी स्थिति है जिसको हम दूर करना चाहते हैं, तो हम दो नाम हमारे जहन में आते थे। अगर जबड़े से रिलेटेड है तो हम डेंटिस्ट के पास जाते थे या फिर प्लास्टिक सर्जन के पास जाते थे। क्या ये सर्जरी जिसके आप एक्सपर्ट हैं, क्या ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है या ये उससे आगे की चीज़ है? मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स को आप दूसरी भाषा में, आम भाषा में फेशियल प्लास्टिक सर्जन भी बोल सकते हैं, क्योंकि फेशियल प्लास्टिक सर्जरी जो भी चेहरे से रिलेटेड सुंदरता के लिए हो या कोई बीमारी के कारण हो, किसी भी तरह से अगर उसमें विकृति आ गई है, कोई उसमें खराबी आ गई है, उसको ठीक करने का जो चेहरे और गले में जो भी रहती है वो काम मैक्सिलोफेशियल सर्जन सक्षमता से कर सकते हैं। पहले वो काम प्लास्टिक सर्जन करते थे सिर्फ, लेकिन अब जेहेतु हम मैक्सिलोफेशियल सर्जन उसके लिए पूरी तरह क्वालिफाइड हैं, तो हम उस काम को काफ़ी सरलतापूर्वक कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये कि कई लोगों में जन्मजात डिफॉर्मिटीज़ होती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंटल शिकार होने के बाद में फिर उनमें चेहरे में डिफॉर्मिटीज़ आती हैं। तो हम क्या दोनों को करेक्ट कर सकते हैं? अगर जन्म से कोई करेक्शन कराना चाहे तो क्या उसका कोई एज ग्रुप है कि इतनी उम्र तक आप लाएंगे तभी करेक्शन हो पाएगा? जी, जन्मजात बीमारियों का जो इलाज होता है, जिसमें सबसे जो सामान्य तौर पर जो देखी जाती है वो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है। तो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट पूरे विश्व की डाटा दिखाती है कि हर 600-800 में एक बच्चा जो होता है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की विकृति से जन्म लेता है, और उसके अभिभावकों में हरदम ये असमंजस रहता है उनके मन में कि मेरा बच्चा विकलांग है, ये ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट जो भी बीमारी है, जो कटे फटे होंठ तालू हैं, ये पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। इसमें अभिभावकों को कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उनका बच्चा विकलांग है। सही समय पर अगर उनका सफल इलाज कर दिया जाए तो बच्चे पूरी तरह नॉर्मल हो पाते हैं। क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के लिए जो नॉर्मली रहती है 5 केजी का बच्चा होना चाहिए, 3 महीने की उसकी उम्र होनी चाहिए, उसके बाद उसकी सर्जरी की जा सकती है।
मैं विगत 10 वर्षों में लगभग 5000 बच्चों का सफल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का ऑपरेशन कर चुका हूं और इसके लिए मैं आभार प्रकट करूंगा स्माइल ट्रेन, जो एक अमेरिकन एनजीओ है, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में लगभग 5 लाख से ज़्यादा सर्जरी करा चुके हैं और उनकी सहायता से पूरी फ्री सर्जरी होती है। कटे पटे होठ के लिए मरीज का आना खाना, उनके लिए दवाइयाँ जो भी खर्च होती है, उनकी आने जाने के लिए भी व्यवस्था जो होती है, स्माइल ट्रेन के द्वारा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है। स्माइल ट्रेन डेडिकेटेड गाड़ी है जो इन बच्चों को कलेक्ट करती है गांव देहातों से, उनको लेके आती है शहर पर। और अधिकांश बच्चे ऐसे रहते हैं जो कभी शहर नहीं आए हों, ऐसे हमारे परिवार आते हैं जो कभी उनकी मतलब शहर नहीं देखे होंगे, किसी बड़े अस्पताल में जाने की सोच भी नहीं सकते थे, उनकी पूरी तरह से स्माइल ट्रेन के सौजन्य से ऑपरेशन हो जाता है। क्लेफ्ट लिप पैलेट की सर्जरी नॉर्मली 45 मिनट से 1 घंटे की सर्जरी में बच्चे की पूरी जो उनकी डिफॉर्मिटी हो पूरी तरह ठीक की जा सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि एक एज ग्रुप है और एक वजन का एक क्राइटेरिया है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इतने सारे आपके प्रयास के बावजूद चूक जाते हैं। 10 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, एज भी बढ़ गई, वेट भी बढ़ गया, तो क्या मैक्सिमम भी उनका कोई क्राइटेरिया है कि आप इतने समय के बाद आएंगे तो ना करा पाएंगे, या जीवन में कभी भी करा सकते हैं? मिनिमम क्राइटेरिया जो है 3 मंथ है ओठ के लिए, तालू के लिए 9 महीने और 8 केजी वजन होती है। उसके ऊपर कोई भी उम्र सीमा नहीं है, किसी भी उम्र की मरीज कोई भी कागजात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्माइल ट्रेन किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को नहीं मांगती है। मरीज़ हमारे पास किसी भी माध्यम से आएगा तो हम उसकी निःशुल्क सर्जरी करेंगे, अगर वो किसी तरह से सक्षम नहीं है उस सर्जरी कराने में। जी, चलिए, आपने बहुत काम की जानकारी दी और अपने दर्शकों को भी बता दें कि अगर आप डॉक्टर राधेश्याम चौरसिया जी से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या आप श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल यहाँ जाकर के संपर्क करना चाहते हैं, तो इस पूरे प्रोग्राम के दौरान इनके नंबर्स हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप इन पर कांटेक्ट कीजिए और आप फ़ौरन अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो अगर आपके मन में शंकाओं के तौर पर हैं तो आप वो इस कार्यक्रम से भी प्राप्त कर सकते हैं या नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि एक बड़ा चेहरा जो होता है ना, पूरे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें अगर थोड़ा सा भी स्कार आ जाए, दाग आ जाए, कट फट जाए किसी एक्सीडेंटल केस में, तो इंसान का सारा कॉन्फिडेंस जाता रहता है, वो बाहर निकलने से भी कतराता, लोगों को फेस नहीं करता। उन लोगों को आपको पहले तो शायद मानसिक तौर पर तैयार करना पड़ता होगा। एक्सीडेंटल केस में हम कितना करेक्ट कर सकते हैं और क्या हमारी सीमा है, लिमिटेशन क्या है? एक्सीडेंट जो होती है नॉर्मली जो पॉलीट्रॉमा के मेनली केसेस रहते हैं, जिसमें कि चेहरे, नीचे का जबड़ा, बीच का चेहरा, जो ब्रेन की पार्ट रहती है, ऊपर जो फोरहेड जिसको बोलते हैं, फ्रंटल बोन होती है, इन बोन में अगर गहरी चोट होती है, क्योंकि आजकल जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं मैक्सिमम हाई स्पीड इम्पैक्ट के कारण होती है, जिसके कारण चेहरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। हमारी जो बीच की चेहरा है उसको कुदरत ने इतनी अच्छी तरह बनाया है ताकि इस इंजरी से फेशियल बोन जो होती है वो टूट जाती है, ताकि ब्रेन को कोई क्षतिग्रस्त ना हो। उस तरह से उसकी कुदरत की बनावट है, तो इतनी क्षतिग्रस्त हो जाती है कि उसको घंटों लगते हैं बनाने के लिए। लेकिन हम विगत 10 वर्षों में हजारों मरीज ऐसे हैं हमारे पास जो कि पूरी तरह उनकी चेहरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। हमने हमारे न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन की पूरी टीम है जो कि इनकी गहन उनकी देखभाल करते हैं और अल्टीमेटली मरीज पूरी तरह अगर सही समय पर अगर अच्छी तरह से इलाज किया जाए तो इन मरीजों में नॉर्मली विकृति नहीं रहती है। अगर कोई विकृति रह गई आफ्टर सब कुछ अपना करने के बावजूद, देन उसको हम सेकेंडरी करेक्शन बोलते हैं, फेशियल डिफॉर्मिटी जो भी रह जाती है उसको करेक्ट किया जा सकता है। इसमें 2 चीज़ें होती है, एक चीज़ होती है दिखावट जिसको हम सुंदरता बोलते हैं, और दूसरी होती है जो हम फंक्शन, मतलब चेहरे की ऐसी बनावट है कि वो दिखाने के साथ साथ खाने के लिए भी काम आती है। तो दोनों की बैलेंस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। दोनों में अगर थोड़ा भी इम्बैलेंस हुआ तो मरीज के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होता है। डॉक्टर साहब, एक आपकी बातों से हमको ये समझ में आता है कि जो आपने कहा कि टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट है और टाइम हम मेंटेन करते हैं ट्रॉमा सेंटर्स से। पहले से संख्या तो बड़ी है लेकिन अभी सब जगह ट्रॉमा सेंटर्स नहीं है। एक्सीडेंटल केस में जो गोल्डन आवर कहा जाता है, इसमें अगर आप लोगों के पास पहुंच जाएं तो ज़रूरी है, लेकिन पहले लोग जान बचाते हैं, बाद में जाकर चेहरे का या बाकी चीज़ों का ख्याल आता है। तो क्या एक्सीडेंटल केस में ये गोल्डन आवर आप लोगों के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है? इसके बाद पहुंचने पर क्या करेक्शन हम कर पाते हैं या तभी हो पाता है? जी, गोल्डन आवर जो पहली 1 घंटा 2 घंटे का समय रहता है उसको हम गोल्डन आवर में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। मरीज को जब चेहरा टूटता है तो काफ़ी खून बहता है,
खून जो होती है सांस की नली में जाने का बहुत बड़ा खतरा रहता है, उससे मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो गोल्डन आवर में सबसे पहले जो होती है एयरवे सर्कुलेशन और मरीज की जो ब्लड लॉस होती है उसको रोकना होता है। तो जब मरीज हमारे पास इस स्थिति में गंभीर स्थिति में आता है तो उनको सबसे पहला एम होता है कि उनका एयरवे सिक्योर किया जाए। एयरवे सिक्योर करने के साथ प्राइमरी ब्लीडिंग जो जॉ के कारण होती है, तो कभी कभी प्राइमरी इमोबिलाइज करके उस ब्लीडिंग को रोका जाता है ताकि ब्लड लॉस को रोक सके, तो मरीज जो रहता है थोड़ी स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के बाद उसको हम सर्जरी के लिए लेते हैं। तो किसी एक्सीडेंट के कितने घंटे बाद एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास ये केस पहुंचे तो वो करेक्ट कर सकते हैं? अगर या मरीज सब केस में अलग अलग बात? अलग अलग है। अगर सिंपल मैंडिबल फ्रैक्चर है तो उसके लिए क्या रहती है कि आप कभी भी उसको ले सकते हैं जब मरीज थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में खून बहाव के कारण मरीज बहुत बार अनस्टेबल हो जाती है, प्लस चेहरे में या शरीर में काफ़ी सूजन होती है जिसके कारण इमीडिएट कभी कभी ऑपरेशन मुश्किल रहती है। उस कंडीशन में अपन मरीज को स्टेबल करके कुछ समय के बाद भी उनको ऑपरेशन के लिए ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम करेज जो हाई इम्पैक्ट जो एक्सीडेंट होती है उसमें ब्रेन की इंजरी भी रहती है साथ साथ। तो इन सब मरीजों में हम क्या करते हैं कि जब अगर न्यूरो के लिए अगर उसको सपोज दिमाग के अंदर चोट है, उसको अगर ऑपरेशन के लिए ले रहे हैं तो सेम टाइम में हम उसकी फेशियल बोन फिक्सेशन भी कर देते हैं ताकि 2 बार मरीज को सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं रहे। तो बड़े पॉलीट्रॉमा सेंटर होने से ये एडवांटेज मिलती है जो कि छोटे जगहों में संभव नहीं हो सकता। चलिए, तो आप श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल रायपुर यहाँ पर इन तमाम चीज़ों के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर और श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल रायपुर का नंबर भी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जबड़ों से रिलेटेड काफ़ी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जो चेहरे का आकार तो बिगाड़ती हैं, फंक्शन को भी ख़राब करती हैं। इनको हम किस हद तक करेक्ट करेंगे? डॉक्टर साहब, अभी तक आपने बताया कि जन्म से जो डिफॉर्मिटीज़ हैं हम उनको दूर कर सकते हैं, एक्सीडेंटल केस को भी हम ठीक कर सकते हैं। कई लोग हमने ऐसे देखे हैं जो उम्र के साथ किसी एक्सीडेंट के बाद या शायद शुरुआत से ही उनके जबड़ों में कुछ डिफॉर्मिटी होती है, उनके जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी होती है, जिसे TMJ एक सेगमेंट भी माना जाता है शायद आपकी लैंग्वेज में। थोड़ा सा ये डिटेल में बताएं कि इनको हम किस हद तक करेक्ट कर सकते हैं। जो चेहरे की जो विकृतियां हैं वो 2 तरह हो सकती है, या तो कॉन्जेनाइटल जो बर्थ से रहती है, दूसरी है जो एक्वायर होती है जो किसी भी तरह से आइदर चोट के कारण या और किसी भी कारण से जो आती है उसको हम एक्वायर डिफॉर्मिटीज़ बोलते हैं। दोनों का सफल इलाज संभव है। नॉर्मली क्या रहती है, ऊपर और नीचे जबड़े की जो तालमेल होती है वो बिगड़ जाती है, कभी कभी जो नाक होती है वो तिरछी हो जाती है। तो इन सब जो नाक तिरछी जो सर्जरी होती है इसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं। राइनोप्लास्टी के द्वारा हम नोज को पूरी सीधी कर सकते हैं। जबड़े, दोनों जबड़े में नीचे और ऊपर के जबड़े जो मैंडिबल और मैक्सिला में अगर डिफॉर्मिटीज़ रहती है उसको करेक्ट करने के लिए हम ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी की सहायता से पूरी तरह उसको हम नॉर्मल रिलेशन में ला सकते हैं, जो कि सुंदरता के साथ साथ अच्छी खाने पीने के लिए फंक्शंस भी प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि अगर दोनों जबड़े में तालमेल नहीं रहती है तो जो हमारा TMJ रहता है उसमें लंबे समय में उसमें दर्द डेवलप होने की शिकायत रहती है कि कभी भी वो डेवलप हो जाए, जिसको कि हम TMJ डिसऑर्डर्स बोलते हैं। और ये वो काफ़ी आम प्रॉब्लम है लोगों में, जिसमें जबड़े में दर्द खाने के टाइम, खाने के दौरान या किसी भी अवस्था में अगर जबड़े में दर्द होती है तो उसके कारण क्या रहती है, उनको क्लिकिंग होती है, खा नहीं पाते मरीज, मुंह खोलने में तकलीफ होती है। तो उन सब का सफल इलाज हो सकता है। जैसे हम लोग घुटने की आर्थ्रोस्कोपी करते हैं उस प्रकार हम TMJ के भी आर्थ्रोस्कोपी होती है। अगर TMJ हमारा किसी भी कारण से अगर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, जो कि साल्वेजल नहीं है, जिसको हम बचा नहीं सकते हैं, तो घुटने और कूल्हे की रिप्लेसमेंट की तरह TMJ की भी रिप्लेसमेंट होती है, जिसको हम TJR बोलते हैं, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑफ जॉ। उस तरह से मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है, पहले की तरह खा पी सकता है, जो कि नई है लेकिन अभी हम लोग उसको कर रहे हैं और मरीज काफ़ी सेटिस्फाई होकर इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इसका मतलब काफ़ी वॉल्यूम बढ़ेगा, लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। आजकल हमने देखा है डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग डेंटल इम्प्लांट्स भी लगाते हैं चेहरे में एक अपलिफ्ट देने के लिए, दांतों को या जबड़े को सही आकार देने के लिए लगाते हैं, और ये पहले से चलन इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। क्या ये भी आपके फील्ड से रिलेटेड है? क्या ये हेल्प करता है? कितना हेल्प करता है? किस हद तक हेल्प करता है? जी हाँ,
जेहेतु हमारा बेसिक जो बैकग्राउंड है डेंटिस्ट्री है, मतलब BDS के बाद हम इसको स्पेशलाइजेशन करके हम मैक्सिलोफेशियल सर्जन बनते हैं। लेकिन जो बोन की जो कॉन्टूर है, बोन की जो भी एनाटोमी है, वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन पूरी तरह से उसे अवगत रहता है। तो इसलिए डेंटल इम्प्लांट प्लेसमेंट में क्या रहती है, काफ़ी एनाटोमिकल स्ट्रक्चर्स आती है जिसको हमको बचाना रहता है। तो उसमें डेंटल इम्प्लांट मैक्सिलोफेशियल का एक अहम भाग है, जो कि आप ब्रेड एंड बटर भी बोल सकते हैं ट्रॉमा के साथ, जिसको कि सारे मैक्सिलोफेशियल काफ़ी सक्षमता से कर रहे हैं। इसमें एक दांत को लगाया जा सकता है इम्प्लांट के थ्रू, या पूरे जबड़े जिसके बिल्कुल दांत भी नहीं है उन लोगों को भी इन इम्प्लांट के द्वारा पूरी फिक्स बत्तीसी लगाया जाता है। कभी कभी चेहरे की जो विकृति रहती है उसमें भी इम्प्लांट डाल के उनकी प्रोस्थेसिस लगाई जाती है, जिसको हम मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस बोलते हैं। सपोज आधा जबड़ा किसी भी कारण से निकल गया, उसको अगर बनाना है तो इम्प्लांट सपोर्टेड प्रोस्थेसिस बनती हैं। और आज के टाइम में अभी जो लेटेस्ट है उसको हम PSI बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट। क्योंकि पहले जो भी हम इम्प्लांट यूज़ करते थे वो स्टैंडर्ड साइज़ की कस्टम मेड इम्प्लांट मतलब मिलती है, जो कि हर मरीज के लिए सूटेबल्स नहीं रहती है। तो आजकल उस मरीज के लिए CT गाइडेड इमेजेस से पूरी उसके हिसाब से पूरी एक्यूरेट उसके डायमेंशंस को मेजर करके PSI इम्प्लांट बन रही है, और हम उसको पूरी तरह से मरीज के लिए वो कारगर साबित हो रही है। चलिए, तो ये बड़े काम की इन्फॉर्मेशन है कि अब स्पेसिफिक आपके मुंह की विन्यास और आकार प्रकार के हिसाब से उसका पूरा मेजर करके भी इम्प्लांट्स बन रहे हैं, जो आपके चेहरे, जबड़े या जॉइंट्स को पूरी तरह फिट बैठें और आपको एक परफेक्ट लुक और आपके काम को स्मूथ बना सकें। इसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा उन नंबर्स पर जो लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज की दौर की सबसे चुनौतीपूर्ण बीमारी अगर कोई है तो वो कैंसर है। ओरल कैंसर एक सीरियस प्रॉब्लम है। ओरल कैंसर हो या किसी अन्य किस्म का कैंसर हो, इसमें कई बार चेहरे, गर्दन, फेस से रिलेटेड आसपास की जगह डिफॉर्म होती ही होती हैं। कई बार वो इससे काट के निकालने पड़ते हैं। उनमें हम कितना हेल्प कर सकते हैं? जी, अभी हमारे समाज के लिए जो सबसे बड़ी बर्डन है वो बीमारी कैंसर की बीमारी है। जिस तरह से बीमारी बढ़ रही है, समाज के लिए, सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन बहुत सारी, जैसे मुंह की कैंसर है, उसको हम रोक सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं, हम एक बहुत बड़ी अच्छी प्रोवर्ब है डेट प्रिवेंशन इज बेटर क्योर। सो कैंसर को अगर हम होने से ही रोक दें, क्योंकि 90% जो मुंह की कैंसर होती है वो तंबाकू और गुटखा के सेवन से होती है। तो हमें पता है कि लंबे समय में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाने से मुंह की कैंसर हो सकती है, लेकिन मरीज़ इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अगर किसी के घर में अगर कैंसर का मरीज है भी, तो उसके सगे संबंधी गुटखा और तंबाकू का सेवन इस भ्रम में करते रहते हैं कि उनको नहीं होगा, लेकिन किसको इस बीमारी का कौन शिकार बनेगा ये बोलना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम कैंसर को चाहें तो मुंह की कैंसर को बेसिकली प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। और कैंसर में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, अगर किसी भी कारण से अगर वो कैंसर डेवलप भी हो जाती है तो उसको आरंभिक जो अवस्था में अगर उसका इलाज किया जाए तो 100% क्योर हो सकती है। तो मरीज नॉर्मली मुंह में जो छाले होते हैं या प्री कैंसरस लेजन हम उनको बोलते हैं, वाइट लेजन्स होती है मुंह में जिसमें कैंसर होने की बहुत संभावनाएं होती हैं, उन सब चीज़ों को रेगुलर चेकअप करें। कुछ भी छाला जो 4 सप्ताह 6 सप्ताह से ज़्यादा अगर हमारे मुंह में अगर छाला रहती है, कोई भी घाव अगर विकसित होती है तो उसको तुरंत दिखाएं। और लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट उनको प्रॉपर जगह रिफ़र करे कि जल्दी इलाज हो जाए, क्योंकि एडवांस कैंसर की सर्जरी में विकृति बहुत आती है। जितनी भी गहन हम उसकी ऑपरेशन कर ले, उसको बना दें, फिर भी भगवान का दिया हुआ जो चेहरा है उसको 100% रिप्लेस करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो कुछ न कुछ फंक्शनल और एस्थेटिक विकृति आती ही हैं, इसलिए इसको अगर हम चाहें तो इनिशियल स्टेज में उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही एलेबरेट करके बहुत विस्तार से आपको बताया, समझाया कि चाहे जन्म से कोई डिफॉर्मिटी हो, किसी एक्सीडेंटल डिफॉर्मिटी हो या कैंसर से रिलेटेड डिफॉर्मिटी हो, आपके साथ उम्र के साथ, वक्त के साथ अगर जबड़े में, उसके जॉइंट में किसी तरह की कोई डिफॉर्मिटी आती है तो आप ये तय करके ना बैठ जाएं कि इसका कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर राधेश्याम चौरसिया या किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको लगातार उन नंबर्स का ध्यान दिला रहे हैं जो इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान हम फ्लैश कर रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अगर आपकी कोई शंका रह गई है तो आप ज़रूर इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, डॉक्टर साहब से मिलें।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, इतने विस्तार से आपने तमाम चीज़ों की जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। जी। तो कुल मिलाकर के हेल्थ गुरु में हमने आज जिस समस्या की बातचीत की, फिर से एक ऐसा टॉपिक जो आपकी किसी शारीरिक समस्या से व्याधि जुड़ा होगा लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।